के नियरेस्ट नेबर क्या चीज़ है, तो ये कंटेंट इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैनन क्लासिफिकेशन विद कैनन, रिग्रेशन विद कैनन, वेरिएशन ऑफ कैनन, डिस्टेंस मेजर और समरी इसकी बताएंगे। कैनन का मतलब ये है कि आप जो है के नेबर जो होते हैं किसी पॉइंट का, आप उसको कंसिडर कर ले और उस बेस पे डिसीजन ले कि जो नया आपके पास पॉइंट आया है या डेटा आया है तो इसकी कितने नेबर को हम कंसिडर कर ले कि इस डेटा को हम उस क्लास की को कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल इस डेटा में आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा डॉट नजर आ रहा है आपको। अगर इसको देखा जाए तो हम इसको कौन सी क्लास में, हमारे पास ब्लू है, एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लू है। लेकिन ये जो नया डेटा आया है तो हमने इसको किस क्लास में डालना है, क्या था इधर ये क्लास हमारे पास रेड क्लास है या ब्लू क्लास है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैनन नेबर का कॉन्सेप्ट है कि आप उसके नज़दीक डेटा को कंसिडर करें कि वो डेटा क्या कह रहा है आपको, और उस बेस पे आप डिसीजन लें कि ये डेटा इस क्लास से बिलोंग करता है। के की वैल्यू 1 से शुरू होती है एंड देन जाती है आपकी जितने भी आप कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन है जी कि जरूरी तो नहीं है कि उसके जो नियरेस्ट जो नेबर्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स है, वो भी इससे लिंक करते होंगे, वो डिफरेंट भी हो सकता है। जी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं कि डेटा किस क्लास का है। तो आपने एक प्रेडिक्शन का मॉडल बनाना है कि मैं कैसा एक कॉन्सेप्ट लूं कि इस बेस पे मैं ये डिसाइड कर लूं। आपका डिसीजन राइट है या रॉन्ग ये अलग डिस्कशन है, लेकिन आपने वो प्रेडिक्ट करना है कि इसको मैं कहाँ कंसीडर करूं। आपका डिसीजन कितना सही था कितना गलत था ये तो इसका भी हमें फैसला नहीं करना, लेकिन आपने एक डिसीजन लेना है तो डिसीजन कैसे लेना है ये कॉन्सेप्ट है। आगे रॉन्ग कैसे आता है राइट कैसे आता है वो हम आगे करेंगे। फिर वो आप जो है उस अगर फॉर एग्जांपल आपने लिया है कि मैंने सिर्फ एक नेबर को कंसीडर करना है, तो हो सकता है उसमें डिसीजन आपका सही हो। अगर आप के की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो मे भी वो डिसीजन आपका गलत आ रहा हो, या मे बी के इज इक्वल टू 1 जो आपका एक नेबर को आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आप नेबर्स को बढ़ाते जाए आपका डिसीजन सही होता जाए। तो उस पर आप के की वैल्यू चेंज करेंगे, आप अपने नेबर को बिल्कुल, मतलब आप जैसे अपने मोहल्ले में रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द लाइक माइंडेड लोग होंगे, आपके एक जैसे बोली बोलने वाले होंगे। या अगर फॉर एग्जांपल आपके इमीडिएट नेबर में फॉर एग्जांपल आप मेरे हमें ज़्यादातर वो है ना पश्तो स्पीकर है, तो आपके अगर इमीडिएट नेबर में पश्तो स्पीकर आ गया तो उस नेबर बेस पे आपको हो सकता है कोई पश्तो स्पीकर कंसिडर करे या उर्दू स्पीकर कंसिडर करे, लेकिन आपकी बड़ी क्लास में वो हिंद को स्पीकर है। तो मे बी वो जो आपने एक नेबर को कंसिडर किया उस बेस पे आपकी जो आपकी प्रेडिक्शन आपकी बात हुई थी वो रॉन्ग थी जैसे इन्होंने बताया। लेकिन अगर आप 5 नेबर्स अराउंड देखें तो उस बेस पे आप कह सकते हैं कि ये मे बी इस क्लास से बिलोंग करता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मे बी इतना एक्यूरेट ना हो बट एग्जांपल हो सकती है कि जी हम ऑस्ट्रेलिया लाइक हम सारे आते हैं तो हम ढूंढते हैं कि लाइक हम अपने रूम में गए, हमारे रूम में सारे साथ एक पठान बैठा है पश्तो वाला, ठीक है, हमें उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा हूँ, मैं अपने साथ में 2 रूम देखता हूँ, आपके मुझे इनको स्पीक वाले बंदे नहीं मिलते, फिर मैं 4 रूम में देखता हूँ बिल्कुल बढ़ते बढ़ते मुझे कहीं जाके इनको स्पीकिंग बंदा मिल जाता है। जी एग्जैक्टली। तो राइट और रॉन्ग आपका प्रिडिक्शन सही है एक अलग डिस्कशन है, बट आप एक मॉडल बनाते हैं कि मैं इस बेस पे जो एक नया डेटा आया या एक नया आया है तो उसको मैं कैसे क्लासिफाई करूं। तो अब के की वैल्यू आपके पास डिफरेंट हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास के इज इक्वल टू 1 है। अच्छा इसको थोड़ा सा देखते हैं, यही बातें जो हमने कर ली है। आपने के नियरेस्ट नेबर को चूज करना है कि जो के आपके करीबी नेबर है आपने उसको चूज करना है, उस बेस पे आपने डिसीजन लेने हैं। और मेजोरिटी जब आपके पास होगी तो आपने उस मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन लेना है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने अपने इर्द गिर्द 2 घर देख रहे हैं, 2 बंदे देख रहे हैं, तो उस बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि बंदा ये
कहाँ बिलोंग करते हैं या कहाँ से हैं या इसका क्या स्टेटस है। तो अगर हम देखें तो अगर हम सिर्फ k=1 का मतलब ये कि आपने एक नेबर को कंसिडर करना है, k=3 का मतलब है कि आपने 3 नेबर को कंसिडर करना है, और k=5 का मतलब है कि आपने 5 नेबर को कंसिडर करना है। तो अगर हम देखें तो इसके जो सबसे करीब डॉट है वो रेड है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसके तो अगर सिर्फ आप एक नेबर को कंसिडर करना है तो ये आपको डॉट रेड डिसीजन देगा कि ये रेड से क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही आप इसको थर्ड 3 नेबर के लिए एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास, अगर आप देखें तो इस सर्कल में आपके पास 2 ब्लू है, एक रेड है। तो मेजोरिटी आपको कह रही है कि नहीं ये रेड नहीं है, ये ब्लू हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इसको 5 तक एक्सटेंड करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये रेड है और ये ब्लू शायद करीब है, आप इनको कंसिडर कर लें तो अगेन ये आपको ब्लू दे रहे हैं। तो मेजोरिटी बेस पे आप डिसीजन ले लेते हैं कि क्योंकि इर्द गिर्द सारे इसके जो है ब्लू हैं तो मे बी ये डॉट ब्लू हो, ठीक। अच्छा, जब आप k=1 की क्लासिफिकेशन करते हैं, k=1 नेबर पे आप डिसीजन ले लिया कि रेड है, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी या पार्टीशन होगी वो इस तरह होगी, क्योंकि आपने सारे रेड एक साइड पे कर लिए, सारे ब्लू एक साइड पे कर लिए, रेड है, ये ब्लू है, और एक पोर्शन रेड का है जो कि अलग कर दिया है, तो ये भी बाउंड्री में इंक्लूड है। तो आपकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो आप देखिए कितनी माइक्रो लेवल पे जाके आपने क्लासिफाई कर लिया कि एक एक डॉट तक आप पहुंच गए। आप k1 की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो गया? ओके, जब जब आपने कह दिया कि ये बिलोंग, सॉरी, जब आपने k=1 पे कह दिया तो ये रेड हो गया। जब रेड हो गया तो इसका मतलब है आपने इस डॉट को रेड कंसिडर करना है, तो रेड कंसिडर करें तो बाउंड्री डाउनवर्ड आ जाएगी। तो सिमिलर बाउंड्री डाउनवर्ड आ गई, तो जो पहले आप इस डॉट को आपने कंसिडर कर लिया रेड साइड पे, ब्लू होता तो k नियरेस्ट का नेबर है, तो फिर जो है हम अगर ब्लू होता तो मे भी आपकी लाइन इस तरह होती, इस तरह होती, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो बाउंड्री है वो 100% डॉट को क्लासिफाई करे। एनोमलीज का कॉन्सेप्ट, नॉर्मली वर्ड आपने सुना है, एनोमलीज जी, एनोमलीज, एरर जी, किसी और को एनोमली होती है अगर फॉर एग्जांपल क्लास में एवरेज हाइट है वो 5 फीट है और 7 फीट का बंदा आ जाए, तो 7 फीट का बंदा एनोमली है। आउटलायर्स सर कैसे? आउटलायर बेस्ट वर्ड है उसके लिए। तो आउटलायर जो है वो एनोमली डिटेक्शन, वो कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ कि जो आउटसाइड से हो। साइबर में इसका वर्ड ज्यादा यूज होता है, आउटलायर ज्यादा, इधर ये वर्ड ज्यादा मेरे ख्याल में सूटेबल है। आउटलायर जो है वो आपके पास आउटलायर आ सकते हैं जब आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। ब्लू साइड पे आपका रेड आ सकता है, राइट साइड पे आपके ब्लू आ सकते हैं। जब आपने k=3 कंसिडर कर लिया तो वो बाउंड्री जो आपकी इस तरह थी, तो उसने वो ब्लू साइड पे चला गया। वो एक्चुअली जो उसकी वो इधर लाई कर रहा था, तो ब्लू साइड पे चला गया, वो इधर आया। डिले आ रहा है, तो वो इधर डॉट आ रहा था, तो आपने लाइन ऊपर कर ली। अब उससे क्या हो गया कि कुछ आउटलायर्स आ गए आपके क्लास में। अब जब आपने k=5 कर दिया, अगेन वो ब्लू साइड पे है, तो वो उसको आपने ब्लू साइड पे कर लिया, लेकिन जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है उसमें क्या हो गया कि कुछ रेड आपके पास आउटलायर्स आ गए। तो के नियरेस्ट नेबर का ये प्रॉब्लम है कि जब आप डिसीजन लेते हैं नियरेस्ट नेबर पे तो उसमें आउटलायर्स आपके पास आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है उसका। अब जब आपने k=10 ले लिया
तो जो आपकी बाउंड्री है, अगर आप गौर करते जाएं तो आपका प्लॉट जो है वो लीनियर की तरफ जा रहा है। जैसे ही आप के इज इक्वल टू के बढ़ाते हैं के की वैल्यू लीनियर की तरफ आ, जो कि आपकी जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही के की वैल्यू कम होती जाती है तो आप एक एक वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्लॉट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही के बढ़ाते हैं तो उससे आप अब ये जो पैराग्राफ वो ग्राफ है, रिजल्ट है, और ये देखें इसमें कितना फर्क है। के इज इक्वल टू 10 देखे और के इज इक्वल टू 1 देखे प्लॉट में, इसमें आपने अलग प्लॉट रेड जो टू थे उसके लिए अलग आपको करना पड़ा। लेकिन अगर आप के इज इक्वल 10 देखें तो मोस्टली जनरलाइज ऑलमोस्ट हो गया कि इसमें आउटलायर्स तो आ गए, ब्लू भी है, इधर रेड भी है, बट डिसीजन आपने ले लिया है कि के इज इक्वल टू 10। के इज इक्वल टू 10 का मतलब ये कि आपने 10 डॉट्स को मिला के डिसीजन लिया है। एक डॉट को अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास जो वैल्यू थी इधर थी, तो इसके जितने 10 आपने कंसिडर कर लिए थे उस बेस पे आपने डिसीजन ले लिया कि ये ब्लू है। ये हर एक पॉइंट के लिए है जी। हम किसी डायरेक्शन में भी नेबर्स ले सकते हैं या सर्कल में नेबर्स से क्या करते हैं? डायमेंशन की जब बात हो रही है, एक्चुअली डायमेंशन इम्पोर्टेंट है इसमें। आपने डायमेंशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसमें आप डायमेंशन को कंसिडर करते हैं और हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन लेते हैं। तो लेकिन ये अभी 2D में करवा है। जब आपका मतलब मोर देन 2D की बात होगी तो आप उसमें कंसिडर करते हैं डायमेंशन को। फॉर एग्जांपल ये 2D है, लेकिन एक बंदा है वो इधर पड़ा करा है, तो वो क्या किधर कंसिडर करते हैं, उसको आपको हायर डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। या अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेड डॉट आपने हवा में किया है, लेकिन अगर आप उसको इस डायरेक्शन से देखेंगे तो वो आपका पार्ट नजर आएगा, लेकिन अगर आप इधर से नजर रखेंगे तो ये उसमें कंसिडर नहीं होगा। तो ये डायमेंशनलिटी, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी कहते हैं इसको, कि डायमेंशन को जब आप कंसिडर करते हैं तो आपका प्रॉब्लम एक और डायरेक्शन में चला जाता है। इधर से मेरे मुराद ये कि हवा में आपके दूसरे डायरेक्शन में हो। जी जी जी, मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास तो कम होती जा रही है, कम होती है, एरर हमारे पास है तो जी। तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, ये ट्रेड ऑफ है, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। जब आप एक चीज को इम्प्रूव करते तो आपकी दूसरी चीज जा रही थी, कंप्रोमाइज कर रहे होते। लेकिन एक मॉडल जो कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, वो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि जो आपके पास अनसीन डेटा हो उसको आप डिसीजन ले, मतलब एरर तो मेन मकसद हम शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं, एरर को कम करना। जब एरर को कम करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है ओवरफिटिंग का मॉडल आ जाता है। फिर हमने ओवरफिटिंग भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब अनसीन डेटा आता है तो वो क्या करता है कि वो उस पर रिजल्ट नहीं आता, खराब होते हैं, ओवरफिटिंग होती है। तो आपको एक जनरलाइज मॉडल आता है कि जैसे ही कोई नया डेटा हो तो वो एक्सेल डिसाइड हो सके और अनसीन में उसकी रिजल्ट ज्यादा हो, ऑटोमेसिटी आ जाए। अप्रोच का क्या फायदा है हमें अगर ये हमारा एरर मिनिमाइज नहीं कर रहा तो? नहीं, एरर मिनिमाइज कर रहा है, लेकिन आपने जो है राइट के की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली। के बेहतर हम फाइंड करेंगे तो तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अब के की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, अब आप आगे पढ़ेंगे कि डिस्टेंसेस का कैसे फाइंड करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग उसमें होगी अगेन। हमारा डेटा तो कुछ भी हो सकता है सर, अनसीन डेटा का हमें तो नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेड डॉट है और उसके नियरेस्ट जो है वो ब्लू है, के इज इक्वल टू 10 है और वो सारे ब्लू है, वो कितना ज्यादा फिर कंप्लेक्स। अच्छा, फिर जब इस तरह के आउटलायर आते हैं तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। उसके एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप डेटा प्रोसेस करते हैं उससे पहले डेटा पे आप काम करते हैं, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है वो क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। ठीक है सर, ताकि आपके डेटा जो है वो, क्योंकि अगर आपने एक डॉट को कंसीडर कर, आपने एवरेज मॉडल को देखना है। अगर एक डेटा को नहीं देखना, आपने एवरेज रिजल्ट को देखना है। ठीक है। अगर आप एक पॉइंट के लिए अपने उसको मॉडल को मॉडिफाई कर देंगे तो ज्यादा डेटा पे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बस उसका, इसी को तो ओवरफिटिंग कहते हैं।
कि आपने कुछ डेटा को के लिए अपने मॉडल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और जो आपका ज्यादा डेटा आ रहा है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो आपने हमेशा एवरेज रिजल्ट को देखना है कि इसके एवरेज क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तो ये तो क्लासिफिकेशन के एग्जांपल थे। अब इसको हम रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये डेटा आपने देखा है रिग्रेशन का, इसके लिए हम एक प्लॉट करते हैं कि इसको हम कैसे मॉडल चाहिए कि ये डेटा हमें रिप्रेजेंट कर सके। अब फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो अगर आप देखें तो आपके पास काफी स्पेस है इन पॉइंट्स में। लाइन को अगर आप इग्नोर करें तो ये काफी स्पेस आपके पास आ रहा है। ये जो है इधर जो है वो डॉट हमें पता नहीं है कि वो किधर है। अगर आपने इस जगह पे अगर आपके पास डेटा आ रहा हो, वाई कहाँ पड़ा है, असल में ये प्रॉब्लम है कि अगर इधर डेटा आए एक्स, ये एक्स पॉइंट है आपके पास, ये एक्स पॉइंट है आपके पास, और आपने देखना है कि इस अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई डेटा होगा तो उसकी वाई वैल्यू क्या होगी। ठीक, रिग्रेशन में ये है ना कि आपके पास कंटिन्यूस रिजल्ट है। अब आपने कोई पॉइंट निकालिए कि इसमें हमारे पास जो डेटा है वो क्या हम कंसिडर करें। तो इसके लिए भी ये नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने ना करीबी नेबर्स का एवरेज डेटा लेना है। एवरेज डेटा लेके वो वैल्यू आपने पुट करनी है। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो एवरेज इम्पैक्ट उसका आपके मॉडल पे नहीं पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई रैंडम वैल्यू होती और उसका वैल्यू आपने ये रखा, फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि ये डेटा है, तो अगर आप देखें तो ये तो जो आपका मॉडल है वो इस तरह है ऑलमोस्ट, लेकिन ये जो आपने चूज कर लिया है रैंडम ही ली, तो ये तो काफी दूर है मॉडल से, इम्पैक्ट नहीं है। तो जब आप नियरेस्ट नेबर को कंसिडर करेंगे, उनका एवरेज लेके वैल्यू निकालेंगे, ये आपने क्या किया, ये जो आपके पास जो नेबर है इस डेटा के, इनकी वैल्यू आपने कंसिडर कर, इनकी वैल्यू क्या है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये वैल्यूज है ठीक है वाई की, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, असल में आपने वाई की वैल्यू ढूंढनी है। आप जो आपका डेटा होता है वो तो ऑलरेडी आपके पास होता है, आपने जो है इनका आउटपुट देखना है या वाई देखना है। तो असल में हमने वाई की वैल्यू ढूंढनी है। अब एक्स का पॉइंट तो आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि मेरा जो ये एक्स पॉइंट है इस पे मेरे पास वाई की क्या वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है, राइट और लेफ्ट का एवरेज करना है वाई वैल्यू की। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप देखें तो 2 है ऑलमोस्ट, इसका देखें तो 3 है और मोर देन 3। सिमिलरली अगर इसका देखें तो अराउंड 4 है। तो इनको जब आप एवरेज करेंगे तो उसका कोई वैल्यू आएगी, तो अगर वैल्यू आएगी तो ऑलमोस्ट इधर कहीं आएगी, ऑलमोस्ट इधर कहीं आएगी। तो आपका मॉडल उसी तरह लीनियरली चल रहा है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन है? यस सर, इसमें लेट्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम नेबर्स हैं वो कोई आउटलायर बन जाए, कोई दूर हो सकता है, तो उससे हमारा डेटा एवरेज जो है वो भी बड़ा दूर आ जाएगा ना। अगर तीनों आउटलायर आपकी आउटसाइड द बाउंड्री है तो उसका इम्पैक्ट होगा कि हो सकता है कि इम्पैक्ट उसका नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 3 आउटलायर है वो इधर लाई करते हैं तो आपका एवरेज भी ही इधर आएगा कहीं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन उसका ये हो सकता है कि आप अपने जो नेबर्स को वो इंक्रीज कर दें। पहले आप 3 नेबर कंसीडर करें, पहले आप 10 कर लें, तो आउटलायर का वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इम्पैक्ट जो है कम हो जाएगा। देखिए अब जब आपने केस इक्वल टू 1 के लिए कर दिया कि आपने सिर्फ एक वैल्यू देखनी है एवरेज, तो उसका अगर आप देखें तो वो डेटा ऑलमोस्ट वो आपको इधर वो रिजल्ट दे रहा है। केस इक्वल टू 1 सिर्फ आपने एक नेबर करना है या 2 को करने हैं, ठीक। तो आपके पास जो डेटा है वो ऑलमोस्ट इधर ही कहीं आएगा, इसी लाइन पे जो आपका जो नया डेटा आ रहा है, या जो आप कहना समझ रहे हैं कि हो सकता है इसकी वैल्यू ये आ रही हो। जब आपने 3 को कंसिडर कर लिया तो ये 3 नेबर को लगेगा।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये नेबर है, आपने पहले इन तीनों का कर दिया, फिर इन तीनों का कर लिया, इस तरह आप करते जाए, ठीक हो गया। अब फिर जो है आपने ये कर लिया और इस तरह आप जाते जाएं, ठीक हो गया। तो जो आपके पास एवरेज आ रहा है वो, अगर आप इन तीनों का एवरेज निकालें, ये हो गया, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है ना जिस पे हमने डेटा की वाई वैल्यू निकाली है। तो अगर आप इन तीनों का एवरेज करें तो ऑलमोस्ट आपको एवरेज वैल्यू ये कहीं इधर कहीं आ जाएगी, समझ आ रही है आपको? तो एवरेज वैल्यू आपकी इधर आएगी। सिमिलरली आप जो है अगर 5 को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल इन 5 को, तो आपके पास जो एवरेज है वो इधर कहीं आ रहा होगा, सेम हुई। रेड डॉट आपको बता रहे हैं कि जो है ये रेड लाइन कि एवरेज आपका इधर ही कहीं आएगा। तो सेम आपकी जो मॉडल है वो खराब नहीं हो रहा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये एवरेज वैल्यू सर वो डिस्टेंस है दो डॉट के दरमियान जो y की वैल्यू है, एक्चुअली इधर तो एवरेज की बात हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड आप उसका ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5 है, ये 5 है, ये ऑलमोस्ट 4.8 है, ये 3 है, ये ऑलमोस्ट 4 समझ लें, ये 5. तो इन सब का ऐड अप कर लें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, इधर ही कहीं आएगी, ठीक है। मीन ले लें, एवरेज को मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। अगर के 10 हो तो आपके पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। के कितने में 1 2 5 11 पॉइंट है, तो अगर आपने आउटलाइन बहुत ज्यादा इस वजह से उसकी लाइन हाँ ये भी इम्पैक्ट है, बट ये 1 और 10 है तो ये इसका इम्पैक्ट कम होगा। एक अगर आउटलायर है 10 में या 11 में तो उसका एवरेज करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत ही कम होगा। तो आप मॉडल को देखते जाएं, आपका मॉडल जो है, बट ये अगर आप जैसे लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ी थी, ये रिजल्ट कोई खाते रहा कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि हमें मॉडल इस तरह चाहिए ना ये सारे डेटा को कवर करे। तो ये वाले जो k इक्वल टू 10 देखे, अगेन उसने वो अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, एरर को मिनिमाइज नहीं किया। तो आपने हमेशा एरर को देखना है और जनरलाइज को देखना, एवरेज रिजल्ट देखने। अच्छा, क्या हम जो है वो जस्ट काउंटिंग और एवरेजिंग करेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने काउंटिंग कर ली है, इसमें एवरेजिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये दो डॉट है k इक्वल टू 5 क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा और ये कहाँ बिलोंग करेगा? तब ये इधर रेड होगा और ये इधर ब्लैक होगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? x1 रेड होगा और ब्लैक होगा, और होगा तो क्यों होगा? और x2 रेड होगा और ब्लैक होगा क्लासिफिकेशन के केस में, और होगा तो क्यों होगा? सेम अगर हम जस्ट काउंटिंग को देखें और उसको देखें तो x2 हमारे पास रेड होगा टेंडिंग टुवर्ड्स रेड, और x1 हमारे पास ब्लैक होगा क्योंकि टेंडिंग टुवर्ड ब्लैक। सिमिलरली जो आपके पास रिग्रेशन में अगर आप देखें तो ये 1 वैल्यू है, ये 10 है, 1 to 10 है। तो जो आपके पास x1 की वैल्यू है वो 1 के ज़्यादा करीब होगी या उसके करीब होगी, 10 की होगी। सिमिलरली x2 1 के ज़्यादा करीब है या 10 के करीब है। अगर आप 5 को कंसिडर करें, इधर हम एवरेजिंग करेंगे, तो आप अगर एवरेजिंग करेंगे तो देख लें इसके रिजल्ट कहाँ आएंगे। 10 करीब ही होगा x2 तो अच्छा, तो इसके लिए जब इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट किसको पता है? वेटेड एवरेज कि आपने फॉर एग्जांपल चाइना में कॉन्सेप्ट है इलेक्शन का कि उधर हमारी तरह इलेक्शन नहीं होता, मेरे मुल्क का नाम है उसकी अच्छी बात नहीं है, उधर एक कॉन्सेप्ट है, खैर अभी ले लिया, उधर एक कॉन्सेप्ट है कि उधर जो है कुछ गिने चुने लोग हैं, वो उनके पास राइट टू वोट है। सारे उनकी आई गेस 100 करोड़ से ऊपर आबादी होगी, 100 करोड़ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि कुछ गिने चुने लोग हिस्सा लेते हैं
और इस तरह उनके वो सेलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें या किसी और कंट्री में देखें तो हर एक इंडिविजुअल का एक वोट होता है। यहाँ अगर हम इसको चले इलेक्टोरल और वो सिस्टम यूएस में भी तो ऐसे ही है। यूएस में एक्चुअली टू पार्टी सिस्टम है जिसमें दो बंदे सदर के लिए खड़े होते हैं, वो सारे लोग उनको वोट करते हैं, बट सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें आपके जो एमएलए है वो हिस्सा लेते हैं और हर सूबाई के इक्वल सीट्स होते हैं, उसमें भी इंडिविजुअल को वो नहीं दे रहा था। फॉर एग्जांपल केपी के 50 सीट्स है और पंजाब के 120 सीट्स है। तो जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें जो है वो केपी के जो एक मतलब 52 बंदों का इक्वल होता है 120 बंदों का पंजाब में, क्योंकि उनके इक्वल सीट्स होते हैं। इसको कहते हैं रेशियो इलेक्शन। आप उसको थोड़ा स्टडी करें तो आपका अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें वेट जो है हर एक बंदे को आपने डिफरेंट वेट देना होता है। तो वेटेज जब आपके पास एनोमलीज इस वजह से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपके करीब पॉइंट होते हैं डेटा के उसको आप ज्यादा वेट दो और जो एनोमलीज है उसको आप कम वेट दो, तो उसका इम्पैक्ट और कम होना चाहिए। जो आप कह रहे थे कि अगर एनोमलीज आ रही है 3 तो मे भी वो आपकी एक और एनोमली ले आए, आउटलायर ले आए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आउटलायर आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं तो उसका आप वेट कम दे दो, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आ रही है आप उसको वेटेड एवरेज से कम कर सकते हो। ये सिमिलर वही कहानी है जो मैंने आपको बताई है, समेशन ऑफ एनी एक्स वैल्यू टुवर्ड्स रेड डेटा पॉइंट है और आपने फिर उसको वेट देने हैं जितने भी पॉइंट हैं। ये जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। तो ये इसमें जस्ट काउंटिंग नहीं है बल्कि आपने क्या करना है उसकी जो है वेटिंग देनी है एक पॉइंट को कि इस पॉइंट की ज़्यादा वेट है, इस पॉइंट का कम वेट है इसका पॉइंट पर। तो उस वजह से आपको वो वैल्यू उस क्लास की तरफ ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि जिस क्लास का वेट ज़्यादा होगा वो वैल्यू उधर चली जाएगी। तो अगर पीछे एग्जाम्पल में आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 5 है, तो k इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 इन सब का एवरेज अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसको डिसीजन इतना नहीं होगा इम्पैक्ट। हो सकता है वो इस डॉट को एक तो आप नजर आ रहा है सामने कि ये रेड के करीब है तो रेड है, लेकिन अगर आप एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को लेके चले तो हो सकता है ये ब्लैक में आ जाए। लेकिन जब आप वेटेड एवरेज करेंगे तो इस चूंकि रेड की तरफ ज्यादा है वेट इनका, तो इसको हम रेड में कंसिडर करेंगे। तो इसलिए जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली रिग्रेशन में भी हम उसका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी आपके पास फंक्शन हो उसको आपने उसके आइटम को आपने वेट दिया हुआ होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट या आपके एक और एग्जांपल है जो आपका जीपीए होता है, जो काउंट होता है जीपीए। फॉर एग्जांपल आपका 1 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट होता है, उसकी वेटेज डिफरेंट होती है, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल लैब वाला जो होता है 3 मल्टीप्लाई, आपका अगर 3 जीपीए है लैब में तो वो 1 से मल्टीप्लाई तो उसकी वेट 1 है। देन अगर 3 का आप थ्योरी में भी है तो वो 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो और डिवीजन क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 1 ना 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अगर आप ने जीपीए काउंट करना हो वेट क्या किस तरह करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और ये इधर आप जो है वेट पे आपने डिवाइड करना है 4 पे करना है। तो इससे आपका आ जाएगा 9 प्लस 4 9 प्लस 3 12 तो 3 आ गया आपके पास जीपीए। तो इसको एक्चुअली वेटेड एवरेज कहते हैं और वेरिएशन जो आपके पास आ रही है उसको आपने वेटेड एवरेज से ओवरकम करना है। तो रिग्रेशन में अगर आप देखें ना तो ये वेट पे डिवाइड हुआ है, जिस तरह आपका जीपीए मैंने डिवाइड कर दिया उसके वेट पे। ये वेट है ना 1 और 3 वेट है इसका और गेन जीपीए 3 है। तो सिमिलरली और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास वेट है और ये आपके पास ये वेट है जो आपका जीपीए गेन है, सॉरी ये वेट है और ये जो आपके पास 3 आपका फंक्शन है जो कि जीपीए है। तो इस वजह से आप रिग्रेशन को भी जो है अपना
वेटेड एवरेज के थ्रू वेरिएशन और कम कर सकते हैं। अच्छा, तो वेट को मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया CGPA GPA काउंट करने का, उसमें आप जो है वेट देते हैं, बट इधर जब आपके पास वेट का कॉन्सेप्ट है तो वेट के लिए हम मुख्तलिफ जो है फंक्शन यूज़ करते हैं कि हमने रिग्रेशन के उसमें जो हमारे पास वेट का फंक्शन है वो फॉर एग्जांपल 1 डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम मुख्तलिफ तरीकों से फाइंड कर सकते हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर होगा। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास टेक्निक यूज होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस का किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोसाइन सिमिलरिटी, ये नाम आपने सुना होगा, आप लोगों ने शायद पढ़े भी हो। तो ये इसके थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं 2 पॉइंट के दरमियान। जो फिलहाल हम जो है वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपने डिस्टेंस को एज डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस को आपने एज अ वो नहीं लेना कि कौन सा किस टेक्निक से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपने 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, तो एक वेट आपके पास ये हो सकता है कि आप उसका इनवर्स ले लें, 1 डिस्टेंस ले लें, तो ये आपके पास एक वेट है। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ इस तरह, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये है। जैसे ही आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है तो आपका वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अगेन आपके पास आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, पढ़ी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ग्राफ इस तरह होता है। ये ग्राफ आपने देखा होगा, बेल शेप कहते हैं, स्टूडेंट ग्राफ कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट ग्राफ ये काफ़ी जिधर रिलेटिव जीपीए होता है ये ग्राफ काफ़ी मैटर करता है। बीएस वालों से आप पूछ लें, हमारे लिए भी मैटर करेगा मे बी। रिलेटिव है या एब्सोल्यूट हमारा? बीएस में तो रिलेटिव है, एमएस का भी कंफर्म नहीं है, रिलेटिव ही होगा, रिलेटिव ही होगा। तो ये प्लॉट, तो अगर आप इसको अगर आप देखें ना तो ये इसका एक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसका प्लॉट है। तो अगेन जितना आप जो है डिस्टेंस आपका कम होगा तो आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे ही डिस्टेंस आपका दूर चला जाता है तो जो वेट आपका मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे कंसीडर करें, अगर 2 पॉइंट करीब है तो उसका वेट ज़्यादा है आपस में, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपने उसको कम वेट दिया है कि ये आपके जो प्रेडिक्शन है या नई क्लासिफिकेशन उसको अफेक्ट ना करे। सिमिलरली एक और फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आप उसका प्लॉट देखें, एक्सपोनेंशियल इनवर्स, तो वो इस तरह आता है। अच्छा, तो क्या हमें के की वैल्यू जो है वो कंसीडर जो है चूज कर सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहें तो, बट आपने रिजल्ट को देखने कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक हो गया। कर्नल रिग्रेशन ये एक्चुअली गॉसियन जो वेट फंक्शन है, अच्छा, कर्नल रिग्रेशन भी वेट का एक वो हो सकता है जिसको हम एज अ वेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये सिमिलर टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें तो पीछे हमने ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बट ये जो है आपके जो है गॉसियन से इन्होंने वो इन्फर किया है फंक्शन को, जिसपे आपके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिसको आप एज अ वेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके स्टैंडर्ड डिविएशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, आजकल पढ़ भी रहे। तो वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, जो आपकी डेटा में वेरिएशन और डेटा मीन से आप कितना दूर है वो आपको कर रहा होता है जी। तो लेम्डा की जो वैल्यू है वो इसमें ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, आप उसको बैंडविड्थ कहते हैं, जो आपकी जो है
मीन से आपकी डेविएशन वो कितनी है, उस पर अफेक्ट कर रहा होता है आपकी डिस्टेंस को। क्या सेट करते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन को, सेट करते हैं आप। ओके, नॉर्म असल में आपके पास जो है वो एक फंक्शन है जो कि आपको वेक्टर का साइज या लेंथ रिटर्न में देता है, या फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट जीरो वेक्टर। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ये क्लियर है, आप लोग को नजर आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें वैल्यूज है x1 x2 अप टू xn, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 10। तो एक फंक्शन तभी नॉर्मल होगा जब ये तीन कंडीशन वो पूरी करें। इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में जब आपके पास जो जीरो वेक्टर ना हो, और ये 0 तब होगा जब आपके पास जीरो वेक्टर होगा ये फंक्शन। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस फंक्शन के वैल्यू के मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को ज़रब दे कैसे, तो वो इक्वल हो अगर आप उस फंक्शन को कैसे ज़रब दें। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई वेक्टर है 1 2 3, अगर आप इसको के ए से मल्टीप्लाई करें या हर एक के साथ के मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इस जी बिल्कुल, तो वो पूरी फंक्शन के साथ होगा। सिमिलरली अगर हम किसी और वेक्टर के साथ ऐड करें किसी फंक्शन के अंदर, तो वो लेस होगा उसके इंडिविजुअल फंक्शन के समेशन के। ये तीन कंडीशन है नॉर्म की। ये तीन कंडीशन अगर वो एप्लीकेबल होगा तो उसको हम नॉर्म कहेंगे उस फंक्शन। अब हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश। कंडीशन में x 0 होगा तो आपने कहा ये x वेक्टर होगा तो ये थोड़ी सी, अगर फॉर एग्जांपल जो आपके पास वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है तो उसका मतलब है कि वो नॉर्म 0 है। अगर वो जीरो वेक्टर नहीं है तो वो कोई ना कोई नॉर्म होगा, नॉर्म 1 होगा, नॉर्म 2 होगा, नॉर्म 3 होगा, नॉर्म p होगा या नॉर्म इन्फिनिटी होगा। नॉर्म 0 तब होगा जब वो वेक्टर ही 0 होगा। ठीक, वेक्टर 0 का क्या मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका 0 है, तभी वो 0 है। अगर कोई वैल्यू होगी उसका तो वो नॉर्म होगा। अच्छा, इसको हम यूजुअली p नॉर्म से डिनोट करते हैं। द p नॉर्म ऑफ अ वेक्टर x विल बी डिनोटेड एज दिस। ये इसका सिंबल ये होता है। x को आप दो लाइनों के बीच में पुट करते हैं, देन p राइट साइड को लिखते हैं कि p नॉर्म है। p कोई भी नॉर्म है, p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका जो फार्मूला है वो आप x1 को कंसिडर करें कि कोई वैल्यू है जो कि वेक्टर की है। किसी भी p नॉर्म को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको हर आइटम का पावर लेंगे p और उसका फिर pth रूट लेंगे। और इस इक्वेशन को आपको पता है, हम कर चुके हैं कि हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो हमारे पास 1 नॉर्म है, p अगर 1 हो तो उसको कहते हैं मैनहट्टन नॉर्म, मैनहट्टन डिस्टेंस। ये आपके पास जो है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल अब इस फार्मूले को देखें, p चूंकि आपके पास 1, ये आपके पास वेक्टर है 2, 3, ये आपके पास सिंपल वेक्टर या सिंपल दो वैल्यू का डेटा है, इसका आपने नॉर्म लेना है। तो जब आप इसका नॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, हर वैल्यू का आप इंडिविजुअल पावर लें एंड देन उसको सम करें एंड देन उसका pth रूट लें। तो चूंकि p आपके पास 1 है तो जस्ट दोनों वैल्यू को आपने जमा कर लिया और 0 पावर लेंगे या 1 रूट लेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। फर्स्ट नॉर्म हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट नॉर्म जब पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि p1 है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। इनको आप सम करें या इन दोनों को आप सम करें तो
5 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको? जो टू नॉर्म है उसको कहते हैं एक यूक्लिडियन डिस्टेंस या यूक्लिडियन नॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके आगे क्लास उसमें आ रही है, ये आपको हमेशा की ज़रूरत पड़ी। इसको कहते हैं टू नॉर्म या नॉर्म टू, p इज इक्वल टू 2। ये क्या करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपने हर और वही वेक्टर है a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट लगा लेंगे और हर वैल्यू की स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास जो एंड में रिजल्ट आएगा वो 2 नॉर्म होगा। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास ये डिस्टेंस आ रहा है। इन्फिनिटी नॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटी नॉर्म आपका जो है किसी भी वेक्टर में मैक्सिमम वैल्यू को हम इन्फिनिटी नॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो 2 3 है, 3 हमारे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इन्फिनिटी नॉर्म कहेंगे। तो अगर आप इस वेक्टर में देखें तो आपके पास इन्फिनिटी नॉर्म है वो 3 है। अगर हम कोई और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल ये 4 3 -6, तो हमारे पास जो इन्फिनिटी नॉर्म आएगा वो 6 आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने जस्ट मैग्नीट्यूड उठाना है।